चंद्रबाबु नायडू बीजेपी की दोस्ती की कस्में तो खा रहे हैं, लेकिन असल में अंदर ही अंदर नायडू बीजेपी की इस दोस्ती से डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी सबसे पहले अपने सहयोगी को ही खत्म करती है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाकर रखती है और खास तौर पर उसके साथ अपने ही सहयोगी दलों में बगावत कराने के आरोप लगते रहते हैं और उससे सहयोगी परेशान रहते हैं। इसी को लेकर अब नायडू भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। तो क्या है नायडू की इस टेंशन की असली वजह? क्यों नायडू बीजेपी से दूर जाने की कर रहे हैं प्लानिंग और क्यों बीजेपी से डर रहे हैं नायडू? इस गुत्थी को समझने की कोशिश अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, असम, ओडिशा ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी पहले सहयोगियों के सहारे एंटर हुई, सत्ता में आई, सीएम पहले सहयोगियों को बना और फिर धीरे धीरे बीजेपी ने सहयोगियों को किनारे कर दिया और इसके बाद सीएम पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, यानी सीएम बीजेपी का बनने लगा। ताजा उदाहरण आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र का है। एकनाथ शिंदे के सहारे सत्ता में आई और उसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने बैठे हैं। यानी बीजेपी के सहयोगियों को यह दोस्ती भारी पड़ी और ऐसा ही कुछ हाल अब जेडीयू और टीडीपी का भी हो सकता है। ऐसा दावा संजय राउत ने अभी पिछले दिनों किया था और जैसे ही राउत, जो कि उद्धव गुट के सांसद हैं, उन्होंने दावा किया, टीडीपी सतर्क हो गई और बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश में करने लगी। तो फिलहाल अभी बात बिहार की हो रही है, तो बिहार में जेडीयू के अंदर इसी तरह का दबाव दिखाई दे रहा है। जेडीयू को अगर इस समय सबसे ज्यादा डर किसी से लग रहा है तो वो बीजेपी से ही लग रहा है। नीतीश की पार्टी एनडीए में है, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसे विपक्षी इंडिया गठबंधन की जगह सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के अंदर से ही मिल रही है और उसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को भी चुनौती मिलती दिख रही है। यानी चंद्रबाबू नायडू की भी चुनौती बढ़ रही है। नायडू को एहसास हो चुका है कि इस समय बीजेपी को उनकी जरूरत है, इसलिए फिलहाल तो स्थिति उनके पक्ष में है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो विस्तारवादी नीति है उसके टारगेट पर अगर कोई अब राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपनी गोटियां सेट करना भी शुरू कर दिया है, जिससे चंद्रबाबू नायडू अब चिंता में दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे बीजेपी अपनी गोटियां सेट कर रही है, क्या रणनीति है, इसे समझने की जरूरत है। तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को किसी की जरूरत नहीं है, ये हर कोई जानता है। उनकी पार्टी के पास जबरदस्त बहुमत है। 175 सदस्यों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी के पास इस समय 135 सीटें हैं, यानी 2/3 से भी ज्यादा बहुमत टीडीपी के पास है। ऐसे में नायडू के लिए सरकार चलाने में किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन ये परेशानी आगे भी नहीं रहेगी, इस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। और परेशानी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से ही आनी है, यह बात भी नायडू को पता है। नायडू को कांग्रेस से अभी किसी तरह की परेशानी नहीं है और उसका कारण है कि 10 साल पहले राज्य का जब विभाजन हुआ उसको लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं और इसके लिए वो कांग्रेस को ही दोषी मानते हैं। और उनकी नाराजगी ही एक कारण है कि 10 साल से राज्य में कांग्रेस का ना तो कोई विधायक चुना गया है और ना ही कोई सांसद। यहां तक कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलते हैं। पार्टी का जो वोट शेयर 10 साल पहले 45% के करीब होता था, वो अब 1% रह गया है। ऐसे में आने वाले समय में भी नायडू के लिए कांग्रेस मजबूत चुनौती बनती नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी, जो नायडू की ही सहयोगी पार्टी है, उसे लेकर जरूर टीडीपी के अंदर चिंता दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दक्षिण के राज्यों में तेजी से विस्तार करने की कोशिश की जा रही है। यानी बीजेपी अब खुद को दक्षिण में मजबूत करने में लगी हुई है। आप जानते हैं दक्षिण में बीजेपी का बहुत ज्यादा आधार नहीं है, बीजेपी वहां कमजोर है और इसीलिए बीजेपी अब फोकस दक्षिण पर कर रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से 2 में बीजेपी अब मजबूत स्थिति में पहुंच भी चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर सामने आई। राज्य विधानसभा में भी वो मुख्य विपक्षी दल है। तो तेलंगाना में भी बीजेपी ने कांग्रेस को बराबर की टक्कर दी। अब कांग्रेस के बराबर लोकसभा सीटें बीजेपी को तेलंगाना में मिली, जिसके बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि अगले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस से सत्ता छीनने की कोशिश भी करेगी। अब बचे हैं 3 बड़े राज्य, जिसमें से एक है केरल। वहां बीजेपी का वोट शेयर 20% के करीब पहुंच चुका है और हर चुनाव में ये लगातार आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जयललिता के जाने के बाद जो जगह खाली हुई उसे भरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15% के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि राज्य में अन्नामलाई के रूप में पार्टी को एक लोकप्रिय नेता भी मिल गया है। अब बस आंध्र प्रदेश बचा है जो बीजेपी की चिंता का कारण बना हुआ था
और बीजेपी ने अब आंध्र प्रदेश में भी अपनी रणनीति तय कर ली है और इसी के चलते चंद्रबाबू नायडू की जो चिंता है वो बढ़ रही है। तो अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले यहां के जातिगत समीकरण पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। बीजेपी का मुख्य वोट हिंदू समुदाय को माना जाता है, आप सभी जानते हैं। अब आंध्र प्रदेश में इसकी जो आबादी है यानी हिंदू समुदाय की आबादी है 91%, जबकि मुस्लिमों की संख्या है यहां सिर्फ 7%। हिंदू समुदाय में 3 जातियों का आंध्र प्रदेश की सियासत में दबदबा दिखाई देता है। एक कम्मा है, दूसरी कापू है और तीसरी है रेड्डी। और इसी के चलते आंध्र प्रदेश में ये तीनों की तीनों जातियां दबदबा बनाए रखती हैं। इस समय राज्य के सीएम है चंद्रबाबू नायडू जो कि कम्मा जाति से आते हैं। उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण जो कि काबू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और तीसरे विपक्ष के नेता हैं जो कि जिनका नाम है पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी और ये रेड्डी समुदाय से आते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है। तो चंद्रबाबू नायडू की कम्मा जाति की आबादी राज्य में सबसे ज्यादा यानी 20% है। दूसरे नंबर पे पवन कल्याण की जाति आती है कापू और कापू समुदाय की आबादी 15% है, जबकि रेड्डी समुदाय की आबादी 10% है यानी कि तीसरे नंबर पर। और इस जाति का समीकरण का असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था। आंध्र प्रदेश में पिछले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए थे। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले तक यह तय माना जा रहा था कि राज्य में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में YSRCP आसानी से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन कर लिया। नतीजा यह हुआ कि कम्मा और कापू जातियों ने एकजुट होकर एक गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। आमतौर पर यह जाति साथ नहीं रहती है, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई यहां पर चलती है। लेकिन पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के बीच जो समझौता हुआ उसने दोनों जातियों को एकजुट कर दिया और इसका असर दिखाई भी दिया। एनडीए गठबंधन को 150 से भी ज्यादा सीटें मिली, जबकि सत्ताधारी जगनमोहन रेड्डी की YSRCP सिर्फ 11 सीटों पर सिमट कर रह गई, यानी विधानसभा में उसे मुख्य विपक्षी दल का पद तक नहीं मिला। फिलहाल जगनमोहन रेड्डी मुश्किल में दिख रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार के कई मामलों की जांच शुरू हो गई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी राहत नहीं मिल रही है क्योंकि बीजेपी के टारगेट पर भी वो आ गए हैं। अब बीजेपी आंध्र प्रदेश में जगह बनाना चाहती है और इसके लिए उसने पवन कल्याण को साधने की जो कोशिश है वो तेज कर दी है। पवन कल्याण को राज्य के कापू समुदाय का जबरदस्त समर्थन हासिल है और इसी के चलते उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। दूसरा, पवन कल्याण की जो छवि है वो हिंदू नेता की है और वो अपनी छवि को मजबूत कर रहे हैं दिनों दिन, जो बीजेपी की रणनीति में भी फिट बैठती है। और ये ही नायडू की सबसे बड़ी चिंता की वजह बनती दिख रही है क्योंकि नायडू को एहसास है कि बीजेपी को एक मौका मिला तो वो उन्हें किनारे लगाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगी। जिस तरह से उसने महाराष्ट्र में शिवसेना को किनारे किया उसी तरह उन्हें भी किनारे लगा सकती है। वैसे अभी की स्थिति को अगर देखा जाए तो भाजपा और तेलुगु देशम के रिश्ते देखने में तो बेहद मधुर लगते हैं। केंद्र की सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू ने किसी तरह की अड़चन अभी तक तो पैदा नहीं की है। प्रधानमंत्री भी नायडू के सूबे का बिहार से कहीं ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बावजूद इसके ना तो नीतीश की विशेष राज्य के दर्जे की मांग अभी तक पूरी की गई और ना ही बिहार को कोई बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया। इसके उलट आंध्र के लिए प्रधानमंत्री खुद जाकर 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं घोषित करके आए। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की रकम पहले ही मंजूर कर दी गई थी। लेकिन नायडू ये भी जानते हैं कि भाजपा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो दक्षिण में पांव पसारना चाहती है। भाजपा जानती है कि कापू और कम्मा का साथ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, इसलिए वो पवन कल्याण को ज्यादा अपने निकट मान रही है। भाजपा जड़ें जमाएगी तो तेलुगु देशम को घाटा होगा और भविष्य के समीकरणों का ख्याल करके नायडू पवन कल्याण को सियासत में ज्यादा मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी पवन कल्याण से करीबी बढ़ा रहे हैं उससे नायडू जरूर चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पवन कल्याण हिंदू छवि के नेता हैं जैसे कि हमने बताया, वहीं नायडू सबको एक साथ लेकर चलने वालों में से हैं, सेक्युलर छवि के नेता हैं। इसलिए बीजेपी के लिए वो घातक सिद्ध हो सकते हैं और पवन कल्याण अगर साथ में आते हैं तो पवन कल्याण और बीजेपी की विचारधारा एक ही है, इसलिए वो पवन कल्याण से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और ये बात नायडू को अच्छी तरह समझ में आ रही है। इसीलिए नायडू अब टेंशन में है और अब वो इस काम में लग गए हैं कि कैसे बीजेपी से धीरे धीरे दूरी बनाई जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।